चलो तुम्हारा गृह प्रवेश करवाना है, जैसे तुम्हारे हिंदी रिचुअल में होता है। कहते हुए ऐना ने आशी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगी। क्रिश को कुछ काम था, वह वहां से जाना चाहता था। तभी निकिता ने उसे रोकते हुए कहा, तुम कहाँ जा रहे हो क्रिश? दूल्हा और दुल्हन का वेलकम एक साथ होता है। थोड़ी देर रुक जाओ, बाद में चले जाना, वरना अपशकुन होता है, रिचुअल इनकम्प्लीट होगा। निकिता की बात सुनकर कृष ने एक नजर आशी को देखा और फिर एक ठंडी सांस लेकर उसके पीछे पीछे चल दिया। थोड़ी ही देर में वह दोनों विला के हॉल में एंट्रेंस पर खड़े थे। सभी नौकर और गार्ड इस रिचुअल को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से खड़े थे। घर के सभी बच्चे भी इस रिचुअल को देखना चाहते थे, क्योंकि ज्यादातर वेस्टर्न थे। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। कैथी और रॉकी तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थे। निक भी हैरानी से देख रहा था। निकिता ने आरती की थाली सजाकर ऐना को दी और उसने दूल्हा और दुल्हन की आरती उतारी। दोनों के माथे पर तिलक हुआ। फिर निकिता ने चावल से भरा हुआ कलश दरवाजे पर रखते हुए आशी से कहा, आशी बेटा, इस कलश को दाहिने पैर के अंगूठे से लात मारकर आलता की थाली में अपने पैर रखकर कदम अंदर बढ़ाओ। आशी को यह चीज बहुत अच्छी लग रही थी। उसने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया और फिर उसने खींचकर एक लात लोटे को मारी और वह लोटा अगले ही पल चलता हुआ कई फीट दूर जाकर अचानक ही लिंडा को लगा और लिंडा तड़पते हुए अचानक ही अपने सर को पकड़कर खड़ी हो गई। उसके माथे से खून बहने लगा। यह देखकर घर के सभी लोग हैरान रह गए, लेकिन बाकी के बच्चे अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगे। आशी पहले तो मुस्कुरा रही थी, लेकिन लिंडा के माथे से खून देखते हुए उसने अपने नाखून चबाते हुए माफी मांगते हुए कहा, ओह आई एम सॉरी, आपको चोट लग गई, मैंने जानबूझकर नहीं किया। लिंडा अपना दांत पीसते हुए तड़पते हुए आशी को घूरती हुई देख रही थी, लेकिन क्रिश के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। और तभी निकिता ने अपना माथा पीटते हुए कहा, आशी बेटा, इस लोटे से फुटबॉल नहीं खेलते, इसे हल्का सा लात मारकर बस गिराना था। तुमने तो हॉल को स्टेडियम बना दिया। यह सुनकर आशी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कान पकड़कर अपनी जीभ बाहर निकालते हुए माफी मांगते हुए कहा, सॉरी मौसी, आपको पहले बताना चाहिए था ना, सब गड़बड़ हो गई, हम फिर से करें? यह सुनकर ऐना ने मुस्कुराकर कहा, नहीं रहने दो, यह भी बुरा नहीं था। वैसे तुम एक बहुत अच्छी फुटबॉलर बन सकती हो, तुम्हारा निशाना बहुत पक्का है। यह सुनकर आशी मुस्कुराकर बोली, क्या सच्ची मॉम, मैं इतना अच्छा खेलती हूँ? आशी की मासूमियत पर सभी लोग हंस भी रहे थे और अपना माथा भी पीट रहे थे। क्रिश अपनी छोटी सी भोली भाली मासूम बीबी को देख रहा था कि वह इसकी मासूमियत पर हंसे या रोए। अब निकिता ने आलते की थाली में आशी को पैर रखकर धीरे धीरे चलने के लिए कहा था कि वह फिसल न जाए। आशी अब अपना लहंगा संभालते हुए धीरे से आलते की थाली में पैर रखती है और अब वह धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगी। सभी फूलों की बारिश उन दोनों पर करने लगे। आशी को यह सब बहुत अच्छा लग रहा था। क्रिस को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वह उसके चेहरे की मुस्कान को देख रहा था। तभी क्रिश को एक फोन कॉल आई जो बहुत जरूरी थी। क्रिश अपना फोन लेकर उस पर बात करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और आशी धीरे धीरे अपने रिचुअल को पूरा कर रही थी। लहंगा संभाल कर अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। क्रिश फोन पर दूसरी तरफ बिजी था और तभी अचानक आशी का पैर फिसल गया। आशी के मुंह से अचानक ही कुछ निकला। सभी लोग हैरानी से आशी को देखने लगे। इससे पहले कोई कुछ कर पाता, क्रिश फोन पर बात करते हुए
अचानक ही अपने हाथों को आगे बढ़ाकर आशी को उसकी कमर से संभाल लेता है और सभी लोग यह नजारा देखकर एकदम से हैरान रह गए क्योंकि क्रिश इस तरह एक्ट कर रहा था जैसे वह अपने फोन में बहुत बिजी है और उसे आसपास का कोई ध्यान ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उसका ध्यान उसकी छोटी सी बीबी पर था। उसने बड़े ही शार्प तरीके से अपनी तेजी दिखाते हुए आशी को संभाला था। अगर एक पल की भी देरी हो जाती तो आशी मुंह के बल नीचे गिर जाती। हैरानी वाली बात यह है कि क्रिश का चेहरा दूसरी तरफ था। उसने तो आशी को गिरते हुए देखा भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उसके एहसासों में उसकी बीवी थी। आशी डर के मारे अपनी आंखों को बंद कर कुछ पल इसी पोजीशन में थी। कृष्ण ने उसे संभाल रखा था और थोड़ी ही देर बाद उसे वापस उसकी जगह पर सीधा खड़ा कर दिया। उसने एक नजर आशी को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर ठंडी वॉइस में बोला, संभाल कर चला करो, जाकर ड्रेस चेंज करो, यह तुम्हारे लिए कंफर्टेबल नहीं है। कृष्ण ने ऐना की तरफ देखते हुए कहा, मॉम, मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। यह सुनकर निकिता ने कहा, लेकिन एक रिचुअल और रह गया है, उसे भी पूरा करना जरूरी है। कृष्ण ने कुछ सोचते हुए कहा, उसे हम लोग शाम को पूरा कर लेंगे, फिलहाल मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं नहीं रुक सकता। कहकर कृष वहां से चला गया और आशी उसे जाता हुआ देखती रह गई। आशी के आंखों में नमी आ गई थी। न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि कृष उससे शादी करके शायद खुश नहीं है, क्योंकि वह उसे मुस्कुराते हुए देख नहीं पाई थी। हालांकि कृष कभी मुस्कुराता नहीं था। हाँ, कभी कभी आशी के ऊपर उसे मुस्कुराहट आ ही जाती थी, लेकिन आशी इस बात को समझ नहीं पा रही थी। वह अपनी नम आंखों से कृष को जाता हुआ देख रही थी। तभी ऐना आगे आते हुए मुस्कुरा कर बोली, वह ऐसा ही है, तुम इस बात को माइंड मत करो, तुम कमरे में चलो, काफी थकी हुई हो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट कमरे में ही भेज रही हूँ, पहले तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। ऐना ने कैथी और नताशा को आशी के साथ उसके कमरे में भेज दिया। कमरे में आकर कैथी ने आशी को फ्रेश होने के लिए कहा। आशी भी बिना कुछ बोले चुपचाप फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर बाद वह फ्रेश होकर बाहर आई और क्लोजेट रूम में जाकर अपने लिए एक ग्रीन कलर की अनारकली सूट निकालकर उसे पहन लिया। अब वह ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। उसके बाल गीले थे और वह अपने बालों को हेयर ड्राई कर रही थी। और तभी नताशा अपने हाथों में श्रृंगार की थाली लेकर कमरे में दाखिल हुई और आशी को देखते हुए बोली, आशी, ऐना आंटी ने तेरे लिए यह भेजा है, यह श्रृंगार का सामान, तू अप्लाई कर, इसमें सुहागन का सामान है, सिंदूर और बिंदी भी, तेरी अभी अभी शादी हुई है ना, यह अप्लाई करना जरूरी है, वहां लोग थोड़ी देर में तुझसे मिलने आएंगे। आशी ने बिना कुछ बोले वह श्रृंगार का सामान ले लिया और उसे देखते हुए सिंदूर अपनी मांग में भर लिया, बिंदी लगा ली, मंगलसूत्र तो उसके गले में पहले ही था। और तभी कैथी ने आशी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, अरे आशी, तूने ये ड्रेस कहाँ से पहनी? मैंने तो तुझे कोई ड्रेस नहीं दी, तेरे सारे कपड़े तो तेरे कमरे में हैं और यह तेरे साइको का कमरा है, इस कमरे में तेरे कपड़े कहाँ से आए? सच सच बता, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा था? तुम दोनों ने अचानक शादी कर ली, तू भाग गई, यह सब क्या था? कैथी और नताशा सवालिया नजर से आशी को देख रहे थे और अब आशी ने श्रृंगार कंप्लीट करके एक ठंडी सांस लेते हुए खाना खाते हुए उन दोनों को सारी बात बता दी। कैसे हुआ, कैसे पहली बार मिली थी, कृष का पागलपन, कृष का टॉर्चर, आशी का किडनैप होना, उसे बचाना, जो कुछ भी हुआ था, सारी बातों को जानने के बाद कैथी और नताशा बिस्तर पर बेहोश पड़े थे।
और आशी उन दोनों को बेहोश देखकर डर रही थी। आशी ने जल्दी से पानी का गिलास लेकर दोनों के चेहरे पर पानी के छींटे मारे और दोनों होश में आ गए। उन दोनों को होश में आया हुआ देखकर आशी ने अपने सीने पर हाथ रखकर ठंडी सांस ली और अब दोनों सहेलियां परेशान होते हुए आशी के ऊपर सवालों की छड़ी लगा देती है। लेकिन आशी अब उनसे कुछ नहीं छुपाती, उन्हें सारी बातें बता देती है। क्रिश का जबरदस्ती उसके करीब आना, उसे अपना कहना और फिर अचानक उसका बदल जाना, उसे धुतकार कर खुद से दूर करना, उसकी इंसल्ट, घर से बाहर निकालना और फिर अचानक एक बार उसके करीब आना और उसे अपना कहना। आशी ने दोनों को बताया कि यह सब अचानक बाबा के आने के कारण हुआ। इससे पहले क्रिश उसे देख भी नहीं रहा था। देखना तो दूर की बात है, उसे धक्के मारकर अपने कमरे से निकाल देता था। और लास्ट टाइम उसका लिंडा के साथ कंपेयर करना, और अब आशी की बात सुनकर नताशा और कैथी को भी उसकी बातों पर विश्वास हो गया। अब दोनों को भी आशी का फैसला सही लग रहा था। अब दोनों सहेलियों को यह शक था कि क्या क्रिश का अफेयर लिंडा के साथ है, जिसके कारण क्रिश काफी रूड हुआ पड़ा है। लेकिन अपने डैड राहुल के दबाव में आकर उसे आशी से शादी करनी पड़ी। क्या क्रिश आशी से प्यार नहीं करता? क्या उसकी जिंदगी में लिंडा है? और अब इन बातों को सोचते हुए तीनों सहेलियां आपस में परेशान थी। आशी काफी दुखी भी लग रही थी, क्योंकि क्रिश बिना उसे कुछ बोले या मुस्कुराए रिचुअल को छोड़कर चला गया था, जो बात दिल ही दिल में आशी को तकलीफ दे रही थी। और तभी कैथी के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया और उसने मुस्कुराकर आशी को हिम्मत देते हुए कहा, अरे आशी, तू टेंशन क्यों ले रही है? अब तू उसकी वाइफ है, लिंडा तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तू बस थोड़ा सा समझदार बन और अपने हस्बैंड को खुश रखने की कोशिश कर। उसे तू अपनी मुट्ठी में कर ले। वैसे भी तू इतनी ब्यूटीफुल है, बस थोड़ा सा दिमाग की कमी है, वह हम तुझे दे देंगे। कैथी की बात सुनकर नताशा ने भी जल्दी से हाँ में सर हिलाया। आशी ना समझी में उन दोनों को देखने लगी और उनसे मतलब पूछने लगी। और अब कैथी ने उसे अपने पास बुलाकर उसे कुछ बातें बताई, जिसे सुनकर आशी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने अचानक ही सख्त होते हुए कहा, तुम लोग पागल हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, वह मुझे खा जाएगा। वैसे ही वह इतना डरावना है, मुझे डांटता रहता है। आशी की बेवकूफी भरी बात सुनकर नताशा ने उसके सर पर टपली मारते हुए कहा, अरे बेवकूफ, तू पागल है, तुझे ऐसा करना ही पड़ेगा, वरना तेरे साइको को तेरी लिंडा ले जाएगी और तू हाथ मलते रह जाएगी। देखा नहीं वह कैसे तेरे साइको को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी खूबसूरत बॉडी दिखाकर। अब तो तेरी शादी भी हो गई। तूने तो सुना होगा, पार्वती ने अपने पति के प्राण घोस्ट राइडर से छीन कर ले आई थी, तो तुझे तो अपने पति को लिंडा से छीन कर लाना है। नताशा की बात सुनकर आशी अपने नाखून चबाते हुए बोली, कौन पार्वती, कौन घोस्ट राइडर? अब नताशा ने आशी को याद दिलाते हुए कहा, अरे वही जिसके कारण मेरी माँ हर साल एक बड़े से मूर्ति की गोल गोल घूम कर पूजा करती है और पापा के साथ साथ हम लोग को भी वही स्टोरी सुनाती है। हमें तो बहुत बोर होता है। नताशा की बात सुनकर आशी के दिमाग पर जोर देते हुए कहा, अरे गधी, वह पार्वती नहीं, वह सावित्री और घोस्ट राइडर से नहीं, यमराज से सत्यवान के प्राण बचाकर लाई थी। मैंने गांव में औरतों के को यह कहानी कहते हुए सुना है। वैसे तू बात तो सही कह रही है, लेकिन मुझसे यह सब नहीं होगा यार। अब कैथी ने उसके सर पर मारते हुए कहा,
अरे होगा क्यों नहीं, तुझे करना पड़ेगा। सुन, हम जैसा कहते हैं वैसा कर। कहते हुए उन दोनों ने आशी को कुछ कुछ पट्टियां पढ़ाना शुरू कर दिया। इधर दूसरी तरफ क्रिश के सिगरेट अड्डे पर क्रिश एक अंधेरे कमरे में अपने चेहरे पर ड्रैगन किंग मास्क पहनकर, चेहरे पर खौफनाक ऑरा लिए एक बड़ी सी लेदर किंग साइज चेयर पर बैठा किसी राजा की तरह लग रहा था। लेकिन उसके आसपास का माहौल बहुत ही ज्यादा खौफनाक और डरावना था। उसे देखकर किसी के भी पसीने छूट जाते थे। वह अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ाकर अपने गुस्से भरी नीली आंखों से किन्हीं लोगों को घूर रहा था कि उसके माथे की नसें उभरी हुई थी। गोरा चेहरा गुस्से से लाल पड़ता जा रहा था। कुछ लोग उसके ठीक सामने इलेक्ट्रिक कुर्सी पर बंधे हुए दर्द से चिल्ला रहे थे, क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा था। उनके शरीर पर जगह जगह जख्मों के निशान थे, जो पूरी तरह से नीले पड़ चुके थे। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्हें काफी ज्यादा टॉर्चर किया जा चुका है। इसके बावजूद क्रिश की खौलती हुई नजरें उन लोगों को ऐसे घूर रही थी जैसे उनकी जान लेना चाहती हो। और तभी उस कमरे के एक कोने से एक लड़की की दर्द भरी कराहने की आवाज सुनाई दे रही थी। वह लड़की जो इस वक्त फर्श पर पड़ी हुई थी, जंजीरों से जकड़ी हुई थी, दर्द के कहराते हुए क्रिश की तरफ देखकर अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, क्रिश, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने आज तक तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम्हारे एक इशारे पर अपना सब कुछ तुम्हारे कदमों में डाल दिया। इतना प्यार, इतनी वफादारी के बाद आज तुम मुझे इतना दर्द और तकलीफ दे रहे हो, वह भी सिर्फ उस 2 टके की लड़की के लिए। मैंने तुमसे कितना प्यार किया क्रिश, और तुमने मुझे धोखा दिया। आज भी तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो। क्यों क्रिश, क्यों? आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? यह शब्द कहते हुए वह लड़की फूट फूट कर रोने लगी। और तभी क्रिश अपनी जलती हुई निगाहों से उसे घूर कर देखते हुए अचानक ही चिल्लाकर बोला, शट अप लिंडा, जुबान संभाल कर बात करो, इससे पहले कि तुम्हारी जुबान काट कर फेंक दूं। 2 टके की लड़की नहीं है, वह क्यून है, मेरी फायरफ्लाई है, ड्रैगन किंग की फायरफ्लाई। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी फायरफ्लाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मेरे मना करने के बावजूद तुमने उस पर नजर उठाकर देखा, और सिर्फ देखा ही नहीं, उसे मारने के लिए तुमने इन क्रिमिनल्स को हायर किया। क्या सोचा था ड्रैगन किंग की नजरों से तुम बच जाओगी? इतने सालों से काम करती हो मेरे साथ, इतना भी नहीं समझ पाई कि ड्रैगन किंग की पहुंच से बचना नामुमकिन है। वार्निंग दी थी मैंने तुम्हें उससे दूर रहना, क्योंकि वह मेरी प्रोटेक्शन में है। लेकिन तुमने मेरी बात को लाइट वे में लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी फायरफ्लाई की जान लेने की सोची भी कैसे? कहते हुए क्रिश अपनी जलती हुई निगाहों से उसे देखने लगा। इस वक्त वह साक्षात मौत का देवता लग रहा था। इतना खतरनाक लग रहा था कि लिंडा उसके चेहरे को देखते ही डर से कांप गई। वह अचानक ही जोर जोर से कांपने लगी और डरते हुए बोली, आई एम सॉरी क्रिश, लेकिन मुझे उससे जलन होने लगी थी। मुझे तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार नजर आ रहा था। इनसिक्योरिटी हो रही थी मुझे, और इसलिए मुझसे यह गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमने तो उससे शादी कर ली है। मैं अब तुम दोनों के रास्ते में नहीं आऊंगी। तुम जो कहोगे मैं करूंगी। बस मुझे जाने दो प्लीज क्रिश, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे एक चांस दो। क्रिश कहते हुए लिंडा ने अपनी जान की भीख मांगी। लेकिन क्रिश ने एक नजर सामने बैठे हुए गुंडों की तरफ देखा, जो इस समय लगभग पूरी तरह बेहोश हो चुके थे। और तभी उन सभी गुंडों पर ऊपर से तेजाब की बारिश होने लगी, और सभी देखते ही देखते दर्द से चिल्लाने लगे।
सभी का बदन प्लास्टिक की तरह जलने और पिघलने लगा और देखते ही देखते वहां का सन्नाटा चीखों में बदल गया और चीखों से वापस सन्नाटे में। यह खौफनाक मंजर देखकर आसपास खड़े क्रिश के सभी बॉडीगार्ड डर से थर-थर कांपने लगे। कुछ ने तो पतलून ही गीली कर दी थी और तभी क्रिश के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई और अब क्रिश वापस पलटकर लिंडा की तरफ घूर कर देखते हुए अपनी गर्दन टेढ़ी करके किसी पागल साइको की तरह सनकी स्टाइल में बोला, आई होप तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया लिंडा। तुम्हारा फैसला मौत है। यह फैसला उस वक्त हो गया था जिस वक्त तुम्हारे दिल में मेरी फायरफ्लाई को नुकसान पहुंचाने का ख्याल आया था। वह कोई आम लड़की नहीं है, जिंदगी है मेरी, ड्रैगन किंग की क्वीन है, मेरी जान है और तुमने मेरी जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। तुम्हें माफी नहीं, मौत मिलेगी, बहुत ही दर्दनाक मौत। कहते हुए क्रिश ने एक तेजाब की बोतल उठाकर लिंडा की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए, जिसे देखकर लिंडा का चेहरा डर से काला पड़ने लगा और अगले ही पल क्रिश ने जैसे ही लिंडा के ऊपर वह तेजाब डालने की कोशिश की, तभी अचानक राका क्रिश के पैरों में गिर गया। क्रिश राका की इस हरकत से हैरान रह गया। उसने अपनी जलती हुई निगाहों से राका को देखा और दांत पीसते हुए पूछा, राका, यह क्या हरकत है तुम्हारी? इस बेवकूफी की वजह जान सकता हूं मैं? और तभी राका क्रिश के पैरों में गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगते हुए बोला, आई एम सॉरी किंग। लिंडा की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ उसने जो गलती की है वह माफी के लायक नहीं है, लेकिन प्लीज किंग, मेरे लिए उसे छोड़ दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ वह आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेगी। राका की बात सुनकर क्रिश ने झटके से उसे एक लात मारी। राका खुद को संभाल नहीं पाया और कुछ कदम दूर गिर गया। क्रिश ने उसे अपनी जलती हुई निगाहों से घूर कर दांत पीस कर चिल्लाकर बोला, तुम जानते हो क्या कह रहे हो राका? इस गद्दारी की वजह जान सकता हूँ मैं। किंग के फैसले को चुनौती देने का खामियाजा जानते हो तुम? क्रिश के गुस्से भरी निगाहों को और उसके खतरनाक ऑरा को देखकर राका डर से कांपने लगा, लेकिन फिर घुटनों के बल बैठकर अपने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोला, आई एम सॉरी किंग, लेकिन मैं आपके फैसले को चुनौती नहीं दे रहा। मैं ऐसा करने के लिए पहले अपनी जान देना पसंद करूंगा। बरसों नमक खाया है आपका, मेरी सांसों में आपकी वफादारी है, लेकिन इस बार सिर्फ मेरे लिए दया कीजिए। किंग, लिंडा को छोड़ दीजिए, बदले में मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। आपके किसी भी फैसले पर उंगली नहीं उठाऊंगा। आप चाहे तो मेरी जान ले लीजिए। राका की बात सुनकर क्रिश को काफी हैरानी हुई और लिंडा भी हैरान नजरों से राका को देखने लगी, क्योंकि राका लिंडा के लिए भला अपनी जान क्यों देना चाहता है। और तभी क्रिश ने राका को घूरते हुए पूछा, आज इस लड़की के लिए तुम मेरे खिलाफ खड़े हो गए? राका, इसकी वजह जान सकता हूं मैं? मेरा वफादार साथी, मेरा वफादार दोस्त और उससे भी ज्यादा मेरा भाई आज मेरे फैसले को चुनौती दे रहा है, अपनी क्वीन के कातिल को छोड़ने के लिए कह रहा है। मैं इसकी वजह जानना चाहूंगा। और क्रिश की बातों को सुनकर राका ने अपनी आंखों में आंसू लिए, एक नजर लिंडा को देखते हुए कहा, बिकॉज आई लव हर, और मैं अपने सामने इसे मरते हुए नहीं देख सकता। मुझे इसके प्यार के बदले प्यार नहीं चाहिए, बस इसकी जिंदगी चाहिए। प्लीज किंग, बरसों की वफादारी के बदले मैं एक भीख मांग रहा हूँ, इसे बख्श दीजिए। और अब राका की बात सुनकर ना चाहते हुए भी क्रिश एक ठंडी सांस लेकर उसे तेजाब की बोतल को साइड में फेंक देता है और गुस्से से अपनी गन निकालकर राका की तरफ फेंकते हुए बोला, इससे पहले कि मैं अपना फैसला बदल लूं और इसके साथ साथ तुम्हारी भी जान ले लूं, चले जाओ यहाँ से।
और अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। कभी तुम्हारी वफादारी के बदले मैं तुम दोनों की जान बख्श दी। कहकर क्रिश वहां से जाने लगा और तभी उस हॉल में एक गन शॉट की आवाज गूंज गई, जिसे सुनकर क्रिश के चलते हुए कदम रुक गए। क्रिश का कोल्ड चेहरा और भी ज्यादा डरावना हो गया और तभी राका खून से लथपथ अपना सिर झुकाए हुए चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के किस के सामने आकर खड़ा हो गया। क्रिश ने उसे एक नजर देखा और राका ने अपने घुटने क्रिश के सामने टेक दिए और अपने हाथों में गन लेकर क्रिश के आगे रखते हुए कहा, आपकी वफादारी के अलावा दुनिया में कोई रिश्ता नहीं, कोई फीलिंग नहीं। ओनली यू आर माई किंग और आई एम योर सर्वेंट। यह सांस आपकी गुलाम है। और राका के मुंह से यह शब्द सुनने के बाद क्रिश के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी। राका का चेहरा बिल्कुल पत्थर की तरह हुआ था। ना उसकी आंखों में कोई इमोशन थे, ना उसके चेहरे पर। इधर दूसरी तरफ आशी अपनी सास के कमरे में बैठी हुई थी, जहां ऐना और निकिता उसे शादी के बाद की कुछ बातें बता रही थी। वह दोनों जानती थी कि आशी अभी बच्ची है और शादी का फैसला उसके लिए बहुत जल्दी ले लिया गया है और इसी कारण वे लोग उसे शांत तरीके से क्रिश के बारे में समझा रहे थे, ताकि वह क्रिश की बातों से ज्यादा हर्ट ना हो। जैसे उसे क्रिस को समझने की कोशिश करनी चाहिए, उसकी बातें माननी चाहिए, अपने पति पर भरोसा करे और उसकी बातों का सम्मान करे। अगर क्रिश की कोई बात उसे बुरी लगे तो वह उससे खुलकर बात करे, जिसे आशी कुछ कुछ समझने की कोशिश कर चुकी थी। और अभी शाम का वक्त क्रिश जब घर आया, घर को काफी खूबसूरती से सजाया गया था। वह हैरान रह गया। चारों तरफ फूलों से सजावट की गई थी, गुब्बारे लगे हुए थे, जगमगाती लाइटनिंग थी। क्रिश जान चुका था यह सब रिचुअल के लिए है, लेकिन सही मायने में उसका इस रिचुअल को अटेंड करने का कोई भी मन नहीं था। लेकिन तभी घर के बड़े आगे आते हुए बोले, क्रिश प्लीज बेटा, कुछ रिचुअल है, उन्हें कंप्लीट कर दो। जाओ और रेडी होकर नीचे आ जाओ। तुम्हारे कपड़े रखे हुए हैं, इन्हें पहन लेना। हमारे लिए, हमारे सम्मान के लिए कोई बहस मत करो। क्रिश ने एक नजर अपनी फैमिली और अपने भाइयों को देखा और अब ना चाहते हुए भी उसे मानना पड़ा। क्रिश अपने कमरे में गया और फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आया। उसने बेड पर एक खूबसूरत इंडियन कुर्ता और साथ में पजामा देखा। क्रिश ने एक ठंडी सांस लेकर बिना किसी नाटक के उस ड्रेस को पहनकर वापस हॉल में आया और सामने का नजारा देखकर उसके दिल की धड़कनें जैसे मानो ठहर गई। उसका दिल 100 की रफ्तार से में धड़कने लगा था। उसकी सांसें जैसे रुक गई थी, उसकी आंखों में एक चमक और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि क्रिश को अपने सामने अपनी जिंदगी और दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की नजर आ रही थी। आशी, जो इस वक्त हॉल के बीचों बीच एक खूबसूरत रेड लहंगा पहनकर अपने सर पर घूंघट ताने एक छोटी सी दुल्हन लग रही थी। हालांकि उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी सजावट कुछ इस कदर थी कि देखने वाला अपना दिल हार जाए। उसके ठीक सामने एक दूध से भरा हुआ बड़ा सा बर्तन रखा था, जिसमें कुछ गुलाब की पंखुड़ी पड़ी हुई थी। दूसरी तरफ एक आसन और चौकी रखी हुई थी, जिस पर क्रिश के बैठने की जगह बनाई गई थी। सभी घर वालों के लिए साइड में बैठने की जगह थी। क्रिश अपना दिल थामे आशी को देख रहा था। उसकी नजर आशी के चेहरा देखने के लिए बेताब थी। इस वक्त कोई भी देखकर बता सकता था कि आशी बहुत खूबसूरत लग रही होगी। लाल खूबसूरत जड़ाऊ लहंगा, लाल ब्लाउज और सर पर दुपट्टा, हाथों में भर भर कर लाल सुहाग की चूड़ियां,
पैरों में छनकती पायल जो कृष का दिल बेताब कर रही थी। कृष अपनी नजर आशी से हटा ही नहीं पा रहा था और तभी समर और रॉकी मुस्कुराते हुए पीछे से कृष के कंधे पर हाथ रखकर उसे छेड़ते हुए बोले, क्या बात है ब्रो, अपनी दुल्हन से नजर नहीं हट रही। डोंट वरी, थोड़ी ही देर में उसका चेहरा देखने को भी मिल जाएगा, लेकिन पहले रिचुअल कंप्लीट कर लो। मैंने मॉम से सुना था जब तक यह रिचुअल नहीं होगा तब तक फर्स्ट नाइट नहीं होगी। वैसे तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है तुम्हारा यह रिचुअल करने का कोई मन नहीं है। और तभी समर ने मजाक करते हुए कहा, तो क्या कहते हैं वह रॉकी आंटी से इस रिचुअल के लिए मना कर दें। समर और रॉकी कृष को चिढ़ाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही कृष ने अपनी नीली आंखों से उन्हें घूरा, दोनों की बोलती बंद हो गई। तभी ऐना आगे जाकर उन दोनों को डांटते हुए बोली, अरे बस करो, तुम लोग क्यों परेशान कर रहे हो। उसे इतनी प्यारी और क्यूट दुल्हन है, उसके साथ भला रिचुअल कौन नहीं करना चाहेगा। कृष तुम मेरे साथ आओ बेटा, कहते हुए ऐना कृष को अपने साथ लेकर उसे सामने चौकी पर बैठा देती है जो उसी के लिए तैयार की गई थी। समर और रॉकी मुंह दबाकर हंसने लगे। दोनों को भले ही कृष से डर लगता था, पर भाई होने का फर्ज तो निभाना ही है। उसे छेड़कर कृष को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है। वह तो बस अपनी स्ट्रेट नजरों से आशी को देख रहा था। तभी निकिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हम लोग इसमें एक अंगूठी डालेंगे और तुम दोनों को दूध के इस बर्तन से उस अंगूठी को ढूंढना है। जिसे भी अंगूठी मिलेगी आगे चलकर इस घर पर उसी का राज होगा। यह एक गेम है, कहते हुए निकिता ने दूध के बर्तन में अंगूठी डाल दी। अब सभी बच्चे अपनी अपनी साइड से वोटिंग करने वाले थे कि आशी जीतेगी या कृष। सभी में बैट लगने लगी। लड़कियां आशी के साइड थी और लड़के कृष की साइड। आशी मुस्कुराकर धीरे से दूध के बर्तन में हाथ डालकर अंगूठी ढूंढने लगी और कृष भी अंगूठी को ढूंढने लगा। नताशा और कैथी पीछे से आशी का हौसला बढ़ा रही थी और चिल्ला रही थी, जबकि लड़के कृष के लिए चिल्ला रहे थे। लेकिन कृष का इस गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वह तो बस अपनी छोटी सी दुल्हन को देखने में बिजी था। अचानक आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई जब कृष ने दूध के बर्तन में ही उसका हाथ पकड़ लिया। अब आशी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से कृष के हाथों में अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करी, लेकिन कृष ने उसकी उंगलियों को और भी मजबूती से पकड़ रखा था। यह सीन थोड़ा रोमांटिक लग रहा था। कृष के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे, उसका चेहरा हमेशा की तरह स्ट्रेट था। आशी ने घूंघट की आड़ से कृष को देखा तो उसकी आंखों में उसे शरारत नजर आई। बेचारी आशी इतने लोगों के सामने कहे भी तो क्या कहे, बस शर्मा कर रह गई। तभी नताशा और कैथी ने कृष की हरकत नोटिस कर ली और नताशा चिल्लाते हुए बोली, यह चीटिंग है, यह चीटिंग है। मॉम डैड देखो, कृष चीटिंग कर रहा है। उसने आशी का हाथ पकड़ लिया। अब वह जीतेगी कैसे, ऐसे तो हम बैट हार जाएंगे। नताशा की बात सुनकर सभी का ध्यान कृष और आशी के हाथों पर गया। घर वालों की नजरें देखकर आशी शर्मा गई, लेकिन इसके बावजूद कृष ने आशी का हाथ नहीं छोड़ा। सभी लोग हैरान नजरों से कृष को देख रहे थे। तभी कृष ने अंगूठी आशी के हाथों में रख दी और दोनों के हाथों को एक साथ बाहर निकाला। इसे देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन बच्चों के चेहरे लटक गए। तभी समर मुंह बनाते हुए बोला, यह तो सचमुच चीटिंग है, डिसाइड ही नहीं हुआ जीता कौन। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, दोनों जीते हैं। घर और गृहस्थी पति और पत्नी दोनों के साथ चलती है। किसी एक का शासन घर को बर्बाद कर देता है।
क्रिश और आशी ने मिलकर आज यह साबित किया है कि दोनों के सपोर्ट से यह घर हमेशा आगे बढ़ेगा। आई एम प्राउड ऑफ यू क्रिश। आशी को समझ नहीं आया कि क्रिश ने ऐसा क्यों किया, लेकिन क्रिश ने एक नजर आशी के चेहरे की तरफ देखते हुए सभी से कहा, क्या रिचुअल कंप्लीट हो गया है? मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे रेस्ट करना है। क्रिश की बात सुनकर ऐना मुस्कुराकर बोली, हाँ बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, तुम जा सकते हो। फिर उसने सभी से कहा, पहले डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर लो। इसके बाद ऐना ने नताशा और कैथी की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों आशी को क्रिश के कमरे में ले जाओ और उसे वहीं डिनर दे देना। और हाँ, जो समझाया था वह याद है ना? यह सुनकर कैथी और नताशा ने हाँ में सिर हिलाया। अब आशी कैथी और नताशा के साथ कमरे में जा चुकी थी और उधर क्रिश घर के सभी लोगों के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था। उसे आज अजीब सी बेचैनी हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव अभी भी सख्त थे। घर के सभी लड़के एक दूसरे की तरफ इशारा कर रहे थे। शायद वह क्रिश से कुछ बात करना चाहते थे, पर उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उसे कुछ कह सके। इस वीडियो में आगे की कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।